स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो जो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समाधि का निर्धारण किस आधार पर किया है। पहला कह रहा है कि राजा मुंज और राजा भोज के समय से, बी कह रहे कि हर्षवर्धन के समय से, सी पृथ्वीराज चौहान के राज्यारोहण से, और टी कह रहे कि सिद्धों की रचनाओं के प्रारंभ से। तो किस पर क्या है ये बताना है आपको। तो राजा मुंज और राजा भोज के समय संवत जो है वो 1050 से 1375। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण हजारी प्रसाद द्वारा द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। बेरकाल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल या बीजवापन काल। तो कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रस्तावित है, तो इनके द्वारा जो प्रस्तावित है उसका नाम आदिकाल है। सी विकल्प उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। वहीं बीरकाल की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन, और अगर बीजवापन की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह नामकरण किया है। तीसरे सवाल पर आते हैं। कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहने के लिए कितने ग्रंथों को साहित्यिक आधार माना है, 8, 10, 12 या 15। तो कितने को आधार माना है, तो इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार माना है। सी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। कि प्राकृत भाषा हिंदी से आचार्य शुक्ल का क्या अभिप्राय है। शुद्ध प्राकृत भाषा, अभ्रंश भाषा, पाली भाषा या आधुनिक खड़ी बोली। तो शुक्ल जी का प्राकृत भाषा हिंदी से क्या अभिप्राय है, तो इनका अभिप्राय जो है वो अभ्रंश भाषा से है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने अभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अभ्रंश का बोध होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहे जयकाल नाम आदिकाल को किसने दिया, ये बताना है। ये कह रहा है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, बी कह रहा है मोहन अवस्थी, सी सुमन राजे, और डी कह रहा है कि रामखिलावन पांडे। तो किसने दिया है, तो देखिए जयकाल नाम जो है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। ये विकल्प इसका उत्तर सही होगा। राजा ने इसे जो है वो आधार काल कहा है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहा है कि अभ्रंश को देश भाषा कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है। बाणभट्ट, भरतमुनि, वररुचि और भामा। तो आपको बताना है कि अभ्रंश को देश भाषा कहने वाले प्रथम विद्वान, तो ये भरतमुनि है। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर कर उद्भव काल नाम किस विद्वान की देन है। वासुदेव सिंह, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो उद्भव काल किसने कहा है, तो देखिए आदिकाल नामकरण की विद्वता से के अंतर्गत उद्भव काल जो है वासुदेव सिंह के द्वारा कहा गया। ये विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। शुक्ल जी के अनुसार विद्यापति ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। संस्कृत को, तत्कालीन बोलचाल की भाषा को, शुद्ध अभ्रंश को या पाली को। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए विद्यापति ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि देसिल बैना सब जन मिठा, अर्थात तत्कालीन बोलचाल की भाषा सबको प्रिय लगती है। इसी को शुक्ल जी ने देश भाषा मान लिया, अर्थात इसका उत्तर तत्कालीन बोलचाल की भाषा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 में करें कि हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुणे को किसने माना है। राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि हिंदी का पहला कवि पुष्प या पुण्य को किसने माना है, तो ये शिव सिंह सेंगर जो है वो मानते हैं इनको पहला कवि। बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। करें कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, ये बताना है। सरहपा, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या विद्यापति। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के पहले कवि के रूप में जो है वो सरहपा को याद किया, अर्थात सरहपा को माना है। ये विकल्प सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 के। संक्रमण काल नाम आदिकाल को किसने दिया। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामखिलावन पांडे, सुमन राजे या बच्चन सिंह। तो किसने जो है इसे संक्रमण काल की संज्ञा जो है वो दी है, तो ये रामखिलावन पांडे ने दिया है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। करें शुक्ल जी ने अभ्रंश काव्य के अंतर्गत किन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। खुमांड रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता कृतिपथा का, पदावली, पहेलियाँ, शौकाचार, हितोपदेश, राहुल बेल, वर्णरत्नाकर, व्यक्त प्रकरण और बसंत विलास। तो आपको बताना है कि किसको जो है शुक्ल जी ने
अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत चार ग्रंथों को रखा है। तो शुक्ल जी ने इसमें से जिन चार ग्रंथों को रखा है उनका नाम विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कृतिलता और कृति पताका है। बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया, ये आपको बताना है। धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह, ए और बी दोनों, और डी करेक्ट चंद्र शर्मा गुलेरी ने। तो अपभ्रंश काल किसने दिया है, तो ये बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा दोनों लोगों ने, अर्थात सी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे कि गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है। पुरानी हिंदी, संस्कृत, दिंगल का या मैथिली का। तो किसका होता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का बोध होता है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 में कह रहे हैं कि आदिकाल की साहित्यिक सामग्री के संबंध में शुक्ल जी का क्या मत है। पूर्णतः सामग्री प्रमाणिक है, कुछ सामग्री असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। सामग्री केवल संस्कृत में उपलब्ध है, सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। तो शुक्ल जी का जो है आदिकालीन जो सामग्री उसके संदर्भ में मत क्या है, तो कुछ असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध, भी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अवट्ट भाषा का प्रयोग विद्यापति ने किन रचनाओं में किया है। कृतिलता, कृतिपताका, पदावली, कृतिलता, लिखनावली और पदावली केवल कृतिपताका में। तो इन्होंने अपनी दो रचनाओं में किया है, कृतिपता और कृतिलता में, कृतिपताका और कृतिलता में, ये विकल्प सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। करें सारंगधर की रचनाओं में की भाषा शुक्ल जी के अनुसार क्या है। शुद्ध खड़ी बोली, अपभ्रंश और देश भाषा का संधिकाल, केवल संस्कृत और ब्रजभाषा। तो इसका उत्तर विकल्प बी उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहे हैं कि मुंज और भोज को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का कवि किसने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, मुंज और भोज के काव्य को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के अंतर्गत स्थान देने और उसके दोहों को इसका पुराना नमूना मांगने वाले प्रमुख इतिहासकार जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है। सवाल नंबर आते हैं 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आदिकाल को वीरकाल कहना अधिक उपयुक्त मानता है। सवाल नंबर 26 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त, रमाशंकर शुक्ल रसाल या गिरिजादत्त शुक्ल। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा, अर्थात ए विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करें कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने घोषित किया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी विकल्प सही है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 में कह रहे हैं कि अपभ्रंश के नमूने हमें सबसे पहले किसकी रचनाओं में मिलते हैं। तांत्रिक और योग मार्गी बुद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में, चारण कवियों के राष्ट्र काव्य में, विद्यापति के पदों में या खुसरो की पहलियों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश के पदों का सबसे प्राचीन रूप जो है सिद्धों की रचनाओं में उपलब्ध होता है। तो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों का उत्तर जो है इसका उत्तर हमें मिल जाएगा, अर्थात पहला उत्तर जो इसका क्या होगा वो सही होगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 में कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ने आदिकाल के किस प्रकरण में फुटकर रचनाओं का वर्णन किया है। 1, 2, 3 या 4। तो उन्होंने 4 प्रकरण में इसका प्रयोग जो है वो किया है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कर सिद्ध सामंत काल में सिद्ध और सामंत शब्द किन प्रवृत्तियों के परिचायक हैं। केवल धार्मिक प्रवचन, सिद्धों की साधना और सामंतों की वीरता, जैन मुनियों का दर्शन या संस्कृत काव्य की रूढ़ियाँ। तो देखिए, सिद्ध और सामंत जो है वो सिद्धों की साधना और सामंतों की वीरता के जो है वो परिचायक हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।